फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ और डेवलपमेंट को कुछ फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, तो अब हम उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हमारा फीटल ग्रोथ। फीटल का मतलब क्या है कि जब बच्चा माँ के गर्भ में है तो उस टाइम पे उसको कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो उसको इफेक्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जेनेटिक पोटेंशियल की। तो जेनेटिक पोटेंशियल से आप ऐसे समझिए, जेनेटिक मतलब आपकी आनुवंशिकता और पोटेंशियल उसकी क्षमता। ये एक इस तरह का गुण होता है जो कि हमें किसी काम के अधिकतम स्तर को प्राप्त करने के लिए मदद करता है। यानी अगर किसी का जेनेटिक पोटेंशियल क्या है कि अगर किसी की आईज जो है वो ब्लैक है, उसके मदर की, और फादर की किसी और कलर की है, तो इसमें क्या होगा, अधिकतम पे क्या होगा कि वो ब्लैक को लेगा। जो बच्चा है ब्लैक आइज उसकी होंगी, और फादर की जैसे ब्राउन है तो वो ब्राउन को लेगा। तो ये हमारी एक तरह से जेनेटिक पोटेंशियल होती है कि हम किसी भी चीज के स्तर को कहाँ तक प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद जो है सेक्स है। सेक्स भी जैसे मेल फीमेल है, जो बच्चा है वो बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है, ये चीज भी उसकी डेवलपमेंट और ग्रोथ को इफेक्ट करती है, क्योंकि जो बॉय होता है उसका जो डेवलपमेंट होता है वो अलग तरीके से होता है, और गर्ल का जो होता है वो अलग तरीके से होता है। नेक्स्ट है हमारा फीटल हार्मोन्स। फीटल में कुछ हार्मोन्स भी रिलीज होते हैं जिनमें मोस्टली होते हैं हमारे स्टेरॉइड हार्मोन्स, जिसको जैसे कि कोर्टिकोस्टेरोन होता है, और कोर्टिजल जो हार्मोन होता है वो फीटल के जो है मेन हार्मोन्स होते हैं। और ये जो दोनों हार्मोन है ये फीटल के डेवलपमेंट को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बहुत ज्यादा इफेक्ट करते हैं। उसके बाद थर्ड है हमारा फीटल ग्रोथ फैक्टर। फीटल ग्रोथ फैक्टर में क्या क्या चीजें आती हैं, वही हमारा जैसे इन मोमेंट की भी हम बात कर सकते हैं। हमारा जेनेटिक क्या है, इसके अंदर सब चीजें एक तरह से इंक्लूड हो जाती है। हमारा जेनेटिक क्या है, हमें क्या क्या बच्चे को न्यूट्रिशंस मिल रहे हैं, इन मोमेंट कैसा है उसकी मदर का, उसके यूट्रोप्लेसेंटल जो चीजें हैं वो कैसी है, और फीटल फैक्टर्स में जो है इस चीज के लिए भी हमें सजेशन दिया जाता है कि फीटल की ग्रोथ क्या हो रही है उसके न्यूट्रिशन के बेस पे। और यूट्रोप्लेसेंटल की अगर हम बात करें तो इसमें क्या आता है हमारा, जो गर्भ के अंदर ब्लड फ्लो है और उसका जो वहाँ पे ग्लूकोज उसको मिल रहा है, वो सब चीजें आती है। और इनमें एक मेन चीज आपको याद रखनी है फीटल ग्रोथ फैक्टर्स में, जो मेजर डिटर्मिनेट्स होता है फीटल की ग्रोथ के लिए, वो है इंसुलिन। इंसुलिन जो कि एक हार्मोन है। उसके बाद बात करते हैं हम प्लेजेंटल फैक्टर्स के बारे में। प्लेजेंटल फैक्टर्स में क्या होता है कि इसमें जो मेन रोल होता है वो होता है कि जो प्रोटीन होती है वो किस तरह से जो है बच्चे तक पहुंच रही है। जो प्रोटीन का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है बच्चे की मसल्स वगैरह के बनने में भी। नेक्स्ट हम बात करें मैटरनल फैक्टर्स की, तो मैटरनल फैक्टर्स में वही मदर का न्यूट्रिशंस आ गया, मदर अल्कोहलिक है या नहीं है, इन चीज़ों का इफेक्ट भी फीटल की ग्रोथ के ऊपर पड़ता है बहुत ज़्यादा। और मदर किस तरह के मोमेंट में रह रही है, मदर का मूड कैसा है, मदर जो है बहुत ज़्यादा डिप्रेसिव तो नहीं है या बहुत ज़्यादा इमोशनल तो नहीं है, उसके न्यूट्रिशन फैक्टर्स किस तरह के हैं, और जो मैटरनल ब्लड फ्लो है वो चीज़ भी फीटल ग्रोथ को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। उसके बाद हम बात करेंगे पोस्ट नेटल पीरियड के बारे में। पोस्ट नेटल पीरियड यानी कि जब बच्चा जो है माँ के गर्भ से बाहर आ गया है, उस टाइम पे क्या क्या चीज़ें उसको इफेक्ट करती हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं सेक्स के बारे में। मैंने अभी आपको पहले भी बताया इस बारे में कि जो सेक्स है, एक गर्ल का जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो अलग होता है और एक बॉय का बॉडी स्ट्रक्चर अलग होता है, और दोनों में ही कुछ हद तक अलग अलग फैक्टर्स होते हैं, अलग अलग हार्मोन्स होते हैं, जिनकी वजह से दोनों की जो ग्रोथ होती है और जो डेवलपमेंट होता है वो अलग होता है। उसके बाद IUGR। अब आप पहले तो IUGR को समझिए कि क्या होता है। IUGR का मतलब होता है इंट्रा यूटेरियन ग्रोथ रेस्ट्रिक्शंस, और इसको हम फीटल ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन भी बोलते हैं। और ये एक तरह की कंडीशन होती है जिसमें कि जो बच्चा है वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी नॉर्मल नहीं होता है। तो ये आपको याद रखने की चीज है कि IUGR क्या है, इंट्रा यूटेरियन ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन।
इसमें बच्चा जो है वो एक नॉर्मल वेट का नहीं होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और इससे क्या होता है कि इसकी वजह से जो इंट्रायूरिन ग्रोथ होती है वो रुक जाती है और कुछ प्लेजेंटल एबनॉर्मलिटीज भी बच्चे के अंदर आ जाती है। और उसमें क्या होता है कि ये किस वजह से हो सकता है, जैसे मदर का जो ब्लड प्रेशर है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वो बहुत ज़्यादा हाई हो गया है, उसको कोई इन्फेक्शन हो गया है मदर को, या वो बहुत ज़्यादा स्मोकिंग और अल्कोहल का यूज़ करती है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है जेनेटिक फैक्टर्स। जेनेटिक फैक्टर्स में वही है कि हमारी जो विरासत में हमें जो चीज़ें मिली हैं आनुवांशिक रूप से, वो चीज़ें भी हमारी डेवलपमेंट और ग्रोथ को बहुत ज़्यादा हद तक इफ़ेक्ट करती हैं। जैसे कि किसी किसी को कोई जेनेटिक बीमारी होती है तो ये भी हमें जेनेटिक फैक्टर्स के रूप में मिला होता है जो हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट को बिल्कुल प्रभावित करेगा। उसके बाद हम बात करते हैं हार्मोनल इन्फ्लुएंस की। हार्मोनल इन्फ्लुएंस की में तो सबसे पहले आप ये समझिए कि हार्मोन क्या होते हैं। हार्मोन एक तरह की केमिकल मैसेंजर्स होते हैं जो कि हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड से रिलीज होते हैं, और ये हमारे ब्लड स्ट्रीम के थ्रू ट्रैवल करते हैं, और इनकी वजह से हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो हमारे बिहेव को रेगुलेट करता है। और जैसे कि हार्मोन्स का बहुत ज़्यादा रोल होता है एग्रेशन में, मैटिंग में, पेरेंटिंग में, हर तरह की सिचुएशन में हार्मोन्स का जो होता है रोल होता है। अब हार्मोन्स में भी आप ये समझिए कि हमारे ग्रोथ और डेवलपमेंट को किस तरह से इफेक्ट करते हैं। जैसे अगर हम बात करें मेल की, तो मेल थोड़े एग्रेसिव होते हैं, किस लिए? क्योंकि उनके अंदर जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है उसका स्तर जो है वो फीमेल के मुकाबले ज़्यादा होता है। अब एक आप लोग एक चीज़ को समझिए कि जो मेल हार्मोन है, ऐसा नहीं है कि वो फीमेल्स के अंदर नहीं होते हैं, सब तरह के हार्मोन सबके अंदर होते हैं, बात सिर्फ मात्रा की आ जाती है। जो मेल हार्मोन्स होते हैं वो फीमेल में बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं, और जो फीमेल हार्मोन्स होते हैं वो मेल के अंदर बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। तो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि एक बेबी बॉय में दूसरे बेबी बॉय की बजाय हार्मोन्स जो है कम ज़्यादा हो जाए, तो उनसे उन दोनों की ग्रोथ और डेवलपमेंट के ऊपर इफेक्ट पड़ गया। जैसे अगर हम बात करें जो हमारी पिट्यूटरी ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि, जिसको हम मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं, उससे एक हार्मोन रिलीज होता है ग्रोथ हार्मोन, जिससे कि बच्चे की ग्रोथ में उसका बहुत ज़्यादा रोल होता है, जो मोस्टली जो हमारी प्यूबर्टी एज होती है 12 to 13 तक ज़्यादा रिलीज होता है। और अगर किसी बच्चे में वो बहुत ज़्यादा रिलीज हो गया तो उसकी लंबाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, और अगर किसी बच्चे में वो नॉर्मल से बहुत कम रिलीज होता है तो उसकी लंबाई पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। उसके बाद अगर हम बात करें इन्फेक्शंस की, तो अगर किसी बच्चे को इन्फेक्शन हो जाता है तो ये चीज़ें भी उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट के ऊपर इफेक्ट करेंगी। ये चीज़ें तो आप समझते हैं। केमिकल एजेंट्स भी हैं जो वो हमारे हार्मोन्स के जैसे ही होते हैं, और जो कि हमारे बॉडी के अंदर जैसे केमिकल एजेंट्स की अगर हम बात करें तो कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं जो कि हमें क्या करते हैं, हमें हमारे बॉडी के अंदर मैसेज को आगे कन्वे करने में हेल्प करते हैं। तो अगर किसी में इनका जो लेवल है वो भी एक तरह से सही है तो उसकी ग्रोथ अलग होगी, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना, हर किसी में केमिकल एजेंट्स भी अलग अलग होंगे, और इसी वजह से हर किसी की डेवलपमेंट और ग्रोथ अलग अलग होती है, और ये उन चीज़ों को इफेक्ट भी करता है। उसके बाद जो लास्ट है ट्रूमेट, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर है। ट्रूमेट मतलब कोई आघात लगना, किसी को कोई किसी के जीवन में कोई ऐसी घटना घटित हो जाना जिससे कि उसको बहुत ज़्यादा आघात लगा हो, इसकी वजह से भी उसका जो है डेवलपमेंटल ग्रोथ बहुत ज़्यादा इफेक्ट होती है। नेक्स्ट हम बात करें कुछ सोशल फैक्टर्स की जो हमारे ग्रोथ और डेवलपमेंट को इफेक्ट करते हैं। सबसे पहला तो हमारा सोशो इकोनॉमिक लेवल जो है वो हमें हमारे डेवलपमेंट और ग्रोथ को जो है इफेक्ट करता है। सोशो इकोनॉमिक लेवल यानी कि हमारी आर्थिक स्थिति किस तरह की है, ये हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट को इफेक्ट करता है। पॉवर्टी लेवल भी जो है वो भी ग्रोथ और डेवलपमेंट को इफेक्ट करता है। नेचुरल रिसोर्स में हमें नेचुरल की कितनी सारी चीज़ें हमें मिल रही हैं। एक बच्चा तो ऐसा है जो बहुत ही ज़्यादा प्रदूषण वाली जगह पे रह रहा है, और एक बच्चा ऐसा है जहाँ पे प्रदूषण बहुत कम है, तो दोनों की ग्रोथ और डेवलपमेंट में इफेक्ट तो होगा ही, क्योंकि जो बहुत ज़्यादा प्रदूषण वाली जगह पे है वो जल्दी ही अस्थमा जैसी बीमारियों से पीड़ित हो जाएगा, और उसकी वजह से क्या होगा, उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। उसके बाद क्लाइमेट की अगर हम बात करें, क्लाइमेट कैसा है हमारा, ठंडा है, गर्म है, इन चीज़ों का इफेक्ट भी जो है ग्रोथ के और डेवलपमेंट के ऊपर ज़्यादा पड़ता है। जैसे कि जो ठंडे स्थान के बच्चे हैं उनकी अपेक्षा जो गर्म जगह पे रहने वाले बच्चे हैं वो जल्दी से जो है वो वयस्क हो जाते हैं। तो
एनवायरनमेंट का भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है ग्रोथ और डेवलपमेंट के ऊपर। उसके बाद इमोशनल फैक्टर्स का भी इफेक्ट होता है, हमारे कल्चरल फैक्टर्स हो गए, इनका भी इफेक्ट होता है, हमारे पेरेंट की एजुकेशन किस तरह की है, इन चीज़ों का इफेक्ट भी ग्रोथ और डेवलपमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें लॉ ऑफ ग्रोथ के बारे में, तो जो ग्रोथ और डेवलपमेंट होती है वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, यानी कि ये रुकती नहीं है, ये चलती ही रहती है ग्रोथ और डेवलपमेंट। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो ग्रोथ है वो वयस्कावस्था तक चलती है, और डेवलपमेंट जो है वो एक ऐसी सिचुएशन है कि जब से बच्चा माँ के गर्भ में आता है और जब तक वो उसकी मृत्यु हो जाती है, प्रोसेस तब तक चलती है। और आपको एक चीज और यहाँ पे याद रखनी है कि ये ऑर्डरली प्रोसेस होती है। ऑर्डरली प्रोसेस मतलब कि ये पीछे की तरफ नहीं जाती है कभी भी। हमेशा जो बच्चा है ना, अगर वो बढ़ गया है तो वो छोटा नहीं हो जाएगा। अगर कोई बच्चा 2 साल का हो गया है तो ऐसा नहीं होगा कि वो फिर से 2 महीने का हो जाए। ओके, नेक्स्ट है ग्रोथ पैटर्न फॉर ऑफ एवरी इंडिविजुअल इज यूनिक। हर किसी का जो ग्रोथ पैटर्न होता है वो यूनिक होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है कि सभी बच्चे एक ही स्पीड से बढ़ेंगे या एक ही स्पीड से मोटे होंगे या एक ही स्पीड से सीखेंगे। हर किसी की अपनी अलग अलग विशेषता होती है और वो उसी के हिसाब से अपनी ग्रोथ भी करेगा, डेवलपमेंट भी करेगा। नेक्स्ट हम अब बात करें कि डिफरेंट पैटर्न इन द बॉडी ग्रो एट डिफरेंट रेट्स। अब आप एक चीज को समझिए कि जो हमारे शरीर के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं वो उनकी भी एक जैसी ग्रोथ नहीं होती है। कभी हमारी आइज बढ़ रही होती है, आपने देखा होगा कि जब बच्चा बहुत छोटा होता है और जब वो एक पूरा वयस्क बन जाता है तो भी उसकी आइज में ना बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता है, थोड़ा बहुत फर्क होता है, थोड़ी बहुत आइज बढ़ती है। लेकिन आप उसके हाथों को देखेंगे तो उनमें बहुत ज्यादा अंतर होता है, उसकी लंबाई में भी बहुत ज्यादा अंतर होता है। तो इसीलिए हमारी बॉडी के जो पार्ट्स हैं वो भी डिफरेंट पैटर्न में बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करें डेवलपमेंटल एज पीरियड के बारे में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इनको आपको नोट भी कर लेना है और ये एग्जाम में बहुत बार पूछे भी जाते हैं। हम जैसे तो जो डेवलपमेंट है वो लाइफ स्पेन चलता है, लेकिन अगर हम बात करें वयस्कावस्था तक की तो इसको ही आज के टाइम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है और इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा इन्फेंसी। इन्फेंसी के दो दो जो होते हैं उसको दो भागों में बांट देते हैं, एक नियोनेट और दूसरा है हमारा इन्फेंसी। नियोनेट जो है वो बर्थ से लेके 1 मंथ तक का होता है और इन्फेंसी जो होता है वो 1 मंथ से 1 ईयर का होता है। यहाँ पे आपको करेक्ट कर लेना है, इसको ज्यादातर साइकोलॉजिस्ट ने 2 ईयर का माना है। ओके, उसके बाद आता है हमारा अर्ली चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड को भी हमने 2 जगह बांटा हुआ है, टोडलर में और प्री स्कूल चिल्ड्रन में। टोडलर में आप कर लेना 2 से 3 ईयर और प्री स्कूल में 3 से 6 ईयर। वैसे काफी साइकोलॉजिस्ट के अंदर इन चीजों को लेके मतभेद है कि वो इन्फेंसी को 1 ईयर तक मानते हैं या 2 ईयर तक मानते हैं, लेकिन ज्यादातर का मानना क्या है, 2 ईयर मानना है। तो आप लोगों को याद रखना है इन्फेंसी 1 से 2 ईयर, अर्ली चाइल्डहुड 2 से 6 ईयर। ज्यादातर आप लोगों से वो पूछेंगे इन्फेंसी के बारे में, अर्ली चाइल्डहुड के बारे में, लेकिन फिर भी हमने इनका जो है सब डिवीजन जो है वो एक बार हमने नोट कर लिया है और देख लिया है कि ये कहाँ तक होते हैं। उसके बाद हम बात करें मिडिल चाइल्डहुड की। मिडिल चाइल्डहुड में को इन्होंने जो है नाम दिया है स्कूल एज। इसको हम ग्रुप एज भी बोलते हैं, इसको हम गैंग एज भी बोलते हैं, इसको कई नामों से पुकारा जाता है, लेकिन जो मेनली इसका नाम होता है वो होता है स्कूल एज और ये होती है 6 से 12 ईयर की। और जैसे फ्राइड ने जो है इस स्टेज को क्या बताया था, लेटेंसी स्टेज 6 से 12 ईयर की। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं लेट चाइल्डहुड की। लेट चाइल्डहुड में क्या आता है, एडोलसेंस, और जो कि होता है हमारा 13 से 18 ईयर में, और इसको हम बोल देते हैं बहुत बार 18 प्लस, या बहुत बार इसको हम मानते हैं 19 तक। तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना, आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि अगर वो ऑप्शन में अगर 18 दिया हुआ है तो आप 18 लिखिए और 19 दिया हुआ है तो 19 लिखिए। लेकिन अगर 18 और 19 दोनों दिए हुए हैं तो फाइनल सिलेक्शन आपका 19 का होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टेजेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। अब हम इन स्टेजेस के बारे में कुछ डिटेल्स में पढ़ेंगे कि ओके, कुछ डिटेल्स में कि क्या इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, किन किन हम समस्याओं का हमें इनमें सामना करना पड़ता है, बच्चे किस तरह से सीखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो ह्यूमन बीइंग जो है उसको क्या माना गया, सिक्वेंटल स्टेजेस के थ्रू उसको माना गया है। सिक्वेंटल स्टेजेस यानी कि ऐसा नहीं है कि एक स्टेज जो है वो दोबारा से वापस आ जाएगी,
सभी जो स्टेजेस है वो एक सीक्वेंस में आती है और एक स्टेज के खत्म होने के एक स्टेज के बाद ही दूसरी स्टेज भी आती है। लेकिन आपको यहाँ पे क्या याद रखना है कि ऐसा नहीं है कि एक आपके पास कोई टाइमलाइन होगी कि एक स्टेज खत्म हुई अब दूसरी स्टेज शुरू होगी। कब एक स्टेज से दूसरी स्टेज में बच्चा चला जाता है हमें पता भी नहीं चलता है। और हर स्टेज के अपने अपने कुछ फीचर्स होते हैं, कुछ उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। पीरियड ऑफ डेवलपमेंट जो है वो इंडिविजुअल के लिए जो है उसको हमने ब्रॉडली 2 पार्ट्स में बांटा है। फर्स्ट है हमारा प्रीनेटल पीरियड और सेकंड है हमारा पोस्ट नेटल पीरियड। प्रीनेटल पीरियड यानी कि जब बच्चा जो भ्रूण होता है वो माँ के गर्भ में आ जाता है और उसके पैदा होने तक के पीरियड को हम प्रीनेटल पीरियड बोलते हैं। और पोस्ट नेटल पीरियड क्या होता है, हमारा जन्म के बाद शुरू होने वाले टाइम को हम पोस्ट नेटल पीरियड बोलते हैं, जबकि वो एक बच्चे से एक वयस्क बनता है, फिर एक प्रौढ़ बनता है और उसके बाद जो है वृद्ध होने के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। ओके, अब हम बात करते हैं प्री नेटल पीरियड के बारे में। तो आपको यहाँ पे कुछ पिक्चर्स भी दिखाई दे रही होंगी प्री नेटल पीरियड की। जैसे जो बच्चा है अभी वो देखो बहुत ही छोटा सा कुछ एग के टाइप है और लास्ट में क्या है वो एक पूरा शिशु जैसे बन गया है। तो जो ड्यूरेशन होती है एक चाइल्ड जो स्पेंड करता है मदर के वोम में, उसको हम 3 स्टेजेस में बांट देते हैं। 3 स्टेजेस में बांट देते हैं, इसको आपको याद रखने की जरूरत है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें भी हैं जो आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहली हमारी होती है जर्मिनल स्टेज। ये होती है हमारी 0 से 2 वीक की, यानी 0 से 14 डेज की आप इसको कह सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं एम्ब्रोनिक स्टेज, जो हमारी होती है 2 वीक से 8 या 9 वीक तक लगाते हैं, या इसको हम बोल सकते हैं कि 2 वीक से 3 मंथ तक की ये होती है। ओके, नेक्स्ट हमारी आती है फीटल की, जो कि हमारी होती है 3 मंथ से लेके जब तक बच्चा जो है जन्म उसका नहीं हो जाता तब तक होती है, या 9 मंथ आप इसको बोल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करें पोस्ट नेटल पीरियड की। तो पोस्ट नेटल पीरियड जो होता है उसमें क्या होता है, बच्चा एक छोटे से बच्चे से लेके एक छोटे से बच्चे से वो एक वयस्क बनता है और लास्ट में एक वृद्ध भी बन जाता है। तो इसको भी इन्होंने कुछ स्टेजेस में डिवाइड किया है। सबसे पहले हमारी इन्फेंसी है, सेकंड अर्ली चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड, एडोलसेंस, एडल्टहुड, और उसके बाद आती है हमारी ओल्ड एज। हम एडल्टहुड तक जो एडोलसेंस तक हम थोड़े डिटेल में पढ़ेंगे और उसके बाद फिर हम, वैसे तो ओल्ड एज को भी काफी पार्ट्स में बांटा जाता है, लेकिन ये हमारा सब्जेक्ट ऑफ स्टडी नहीं है, तो इसलिए इतना ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की इसकी ज़रूरत नहीं है। जो वयस्कावस्था तक की बात करते हैं तो वो चीज़ें आप लोगों के लिए इनफ रहेगी। नेक्स्ट फर्स्ट है हमारी जो स्टेज है वो है हमारी इन्फेंसी की स्टेज। इन्फेंसी की स्टेज में आप ये देखिए कि जब बच्चा जन्म लेता है, ये तब से शुरू होके 2 ईयर तक की होती है। मैंने आपको पीछे भी बताया है कि ज़्यादातर साइकोलॉजिस्ट ने इसको 0 से लेके 2 साल तक की माना है, लेकिन कुछ लोग इसको 1 साल तक की भी मानते हैं। सबसे पहले में क्या, इसमें क्या क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक होती हैं कि बॉडीली चेंज जो होते हैं वो रैपिडली होते हैं। रैपिडली मतलब बहुत तेजी से शारीरिक बदलाव होते हैं। आप अगर एक बिल्कुल जस्ट पैदा हुए बच्चे को देखेंगे और एक 14-15 दिन के बच्चे को देखेंगे तो आपको उसमें बहुत अंतर दिखाई देगा, मतलब बहुत बड़ा सा वो लगेगा। और एक आप ये देखिए कि कितनी जल्दी एक 2 साल का बच्चा जो है बड़ा हो जाता है, चलने लगता है, इस तरह से। यानी कि इस टाइम पे जो हमारे चेंजेस होते हैं शरीर में वो बहुत ही तेजी से होते हैं। इस टाइम पे जो बच्चे का डेवलपमेंट होता है, उसका ब्रेन का डेवलप हो रहा होता है, उसके मोटर स्किल्स यानी कि उसका चलना फिरना, ये सब चीजें डेवलप हो रही होती है। वो अफेक्शन सीख रहा होता है, संबंध बनाना सीख रहा होता है, रिलेशनशिप सीख रहा होता है अपने फैमिली मेंबर्स तक के साथ। यानी इस स्टेज में जो बच्चा होता है वो सिर्फ अपने फैमिली मेंबर्स तक ही सीमित रहता है। नेक्स्ट हम बात करें अर्ली चाइल्डहुड की। तो अर्ली चाइल्डहुड की स्टेज कब से कब तक होती है, 2 से 6 ईयर तक की ये होती है। और इसमें जो बच्चा होता है वो एबल हो जाता है बॉटन के लिए कट सिंपल शेप्स, वो छोटी छोटी शेप्स को भी काट सकता है। अगर हम बात करें अल्फाबेट्स और नंबर्स को वो रिकॉग्नाइज करना या याद करना सीख लेता है। उसके अंदर अफेक्शन आ जाता है, ट्रस्ट आ जाता है, और कभी कभी वो जो है सेल्फिशनेस भी उसके अंदर हमें देखने को मिलती है। उसकी जो फ्रेंडशिप्स है उनकी वो लोग उसके लिए वैल्यू रखते हैं, वो खेलना ज़्यादा चाहता है, इंट्रा एक्टिविटी करने लगता है और
इमिटेट करने लगता है वो अदर्स के साथ में। इंट्रा एक्टिविटी मतलब घर से बाहर की एक्टिविटी वो करने लगता है। नेक्स्ट हम बात करें लेटर चाइल्डहुड की, तो लेटर चाइल्डहुड जो होती है वो 6 से लेके 12 तक की क्लास होती है, और ये जो होती है हमारी स्कूल एज होती है, हमारी गैंग एज होती है। ओके, इसमें जो होती है रेपिड ग्रोथ और चेंजेस होते हैं, यानी इसके जो चेंजेस हैं वो भी बहुत ज़्यादा रेपिड होते हैं। ये इसमें स्टार्ट हो जाती है प्यूबिट्री। प्यूबिट्री यानी कि वयस्कावस्था की शुरुआत इसके अंदर हो जाती है। इसमें क्या है कि बच्चे जो है उसकी अटेंशन बढ़ जाती है, उनका स्पैन ऑफ कंसंट्रेशन भी बढ़ जाता है, वो मैच्योरिटी और इमेच्योरिटी के बीच में फ्लैक्चुएट कर रहे होते हैं, यानी ना वो मैच्योर होते हैं और ना वो इमेच्योर होते हैं। नेक्स्ट है उनकी जो सोशल बॉन्ड होती है और फ्रेंडशिप जो होते हैं वो उनके डोमिनेट एरिया बन जाते हैं, यानी उनके लिए जो उनका फ्रेंड सर्कल है, उनके स्कूल फ्रेंड्स है, ये सब चीज़ें जो है उनके लिए ज़्यादा मायने रखने लगती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें एडोलसेंस के बारे में, तो एडोलसेंस जो है वो होती है हमारी 12 to 19, और इसी के अंदर प्यूबिट्री भी आ जाती है हमारी। प्यूबिट्री हमारी होती है बच्चों जो लड़के होते हैं उनके अंदर होती है वो 11 से 13 साल की, और लड़कियों के अंदर होती है वो 11 से 12 साल की। इस चीज को आप नोट करके रखें। एडोलसेंस को हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि इसको हमने कैसी अवस्था बोला है, समस्या की अवस्था, संवेगात्मक अवस्था, स्ट्रोम एंड स्टोन की अवस्था, जैसे कि हल ने बताया था। तो अभी हम देख लेते हैं कि इसके अंदर हमें मेजर फिजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशल, बायोलॉजिकल हमें चेंजेस इसके अंदर देखने को मिलते हैं, यानी बच्चे की जो है फिजिक में बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है। साइकोलॉजिकली वो जो बहुत सारी इमोशनल प्रॉब्लम्स को फोकस फील करने लगता है। सोशल जो उसका एरिया है वो ज़्यादा बढ़ जाता है, और सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है उसके अंदर कुछ बायोलॉजिकल चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। ये स्टेज होती है वो टाइम एक्सप्लोरेशन का, यानी बच्चा जो है वो नई नई चीज़ों में इंटरेस्टेड ज़्यादा होता है। वरीज और प्रॉब्लम्स की स्टेज उसको बोला गया है। इस स्टेज में आके बच्चा जो है वो थिंक करने, सोचने की क्षमता उसके अंदर आ जाती है, एब्स्ट्रैक्टली आ जाती है, मल्टी डायमेंशनली वो सोचने लगता है, यानी एक चीज़ के ऊपर वो अलग अलग डायमेंशन से सोचने की क्षमता उसके अंदर आ जाती है। प्रिपरेशन फॉर अडल्ट रोल्स, अडल्ट के रोल के लिए वो प्रिपेयर हो रहा होता है। इमेजिनेशन बढ़ जाता है, उसकी नॉलेज बढ़ती है। अटेंशन, डिसीजन मेकिंग पावर, ये सब चीज़ें जो है एक एडोलसेंस के अंदर आ जाती है, यानी एक वयस्क के अंदर आ जाती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, इसमें इस स्टेज में जो बच्चा है वो अपनी आइडेंटिटी सर्च करने के लिए काम करना शुरू कर देता है, या अपनी आइडेंटिटी सर्च कर रहा होता है। वो अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा इंडिपेंडेंट बनाना चाहता है, नए एक्सपीरियंस को करना चाहता है, और ग्रेट इन्फ्लुएंस होता है उसके पीयर्स के में, यानी उसके जो पीयर्स हैं वो चेंज होते रहते हैं। पीरियड है ये स्टॉर्म एंड स्ट्रेस का, और ये डेफिनेशन किसने बताई थी? G.S. हल ने। आपको ये याद रखना है किसने बताई थी? G.S. हल ने। ओके, ये याद रखना, ये बहुत बार आती भी है। स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है इसके अंदर, इंक्रीज्ड सेल्फ कंट्रोल होता है, यानी अपने इमोशंस पे अपने ऊपर वो कंट्रोल करना सीख जाता है। और ज़्यादा मेन जो इसमें होता है कि वो सेल्फ कॉन्शियस होता है, यानी आत्म चेतना उसके अंदर ज़्यादा हो जाती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कुछ नीड्स ऑफ एडोलसेंस की, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेज है, इसलिए इसको हम कुछ डिटेल्स में पढ़ रहे हैं। इसके अंदर जो बच्चा होता है उसको नीड ऑफ सिक्योरिटी होने लगती है, नीड फॉर लव, नीड फॉर अप्रूवल। अप्रूवल का मतलब ये है कि उसको सामाजिक रूप से किसी काम की स्वीकृति मिले, अपने मन मर्जी का काम करने की स्वीकृति उसको मिले, स्वतंत्रता की उसके अंदर चाह, इंडिपेंडेंस होना, ये सब चीज़ें एक एडोलसेंस के अंदर आ जाती है, यानी वो इन सब चीज़ों की ज़रूरत महसूस करने लगता है। सेल्फ एक्सप्रेशन और सेल्फ अचीवमेंट की ज़रूरत भी इस स्टेज के अंदर होती है। नेक्स्ट हम बात करें कुछ डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स की, जो कि एडोलसेंस के अंदर हमें देखने को मिलती हैं। फर्स्ट है ओवर एंड अंडर ग्रोथ ऑफ हेयर। जैसे आपने देखा होगा कि जो हमारे सेकेंड सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो इस स्टेज के अंदर आ जाते हैं। ओके, जैसे लड़कों में दाढ़ी का बढ़ना, पूरे शरीर पे जो है
बालों का आ जाना, हमारे प्राइवेट पार्ट्स के ऊपर बालों का आ जाना, ये सब चीज़ें जो है वो इस स्टेज की कैरेक्टरिस्टिक होती हैं। नेक्स्ट होती है अनअट्रैक्टिव स्किन कलर। इस टाइम पे बच्चों का जो स्किन कलर होता है वो थोड़ा अनअट्रैक्टिव हो जाता है, यानी वो थोड़े बच्चों से बड़े से दिखाई देने लगते हैं। उसके बाद फेस पे भी उनको कुछ डिफॉर्मिटीज, पिंपल्स वगैरह आने शुरू हो जाते हैं। और ओवर और अंडर वेट भी कुछ जो अडल्ट हमारे होते हैं या एडोलसेंस स्टेज के जो हमारे बच्चे होते हैं, उनको इस चीज की प्रॉब्लम भी आने लगती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स की, तो ये चीज़ें इस स्टेज में होना बहुत आम है और बच्चे को बहुत ही ज़्यादा प्यार से और केयर से इन चीज़ों को हैंडल करने की ज़रूरत महसूस होती है। इन्फेरिटी और सुपरियरिटी कॉम्प्लेक्स आना। इन्फेरिटी मतलब अपने अंदर हीनता की भावना बच्चे के अंदर आ जाती है और किसी किसी के अंदर सुपरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है, यानी कि वो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझने लगता है कि मुझसे बड़ा कोई भी नहीं है। उसके बाद बात करते हैं हम रोंग और अनरियलिस्टिक आइडियोलॉजीज उसके अंदर आ जाती हैं। और अपनी फ्रेंडशिप के बारे में डिप्रेशन जो है बच्चा इस स्टेज में बहुत ज़्यादा फील करता है और सुसाइड टेंडेंसी जो है इस स्टेज में ज़्यादा देखने को मिलती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ सोशल प्रॉब्लम्स की जो हमें एडोलसेंस के अंदर देखने को मिलती हैं। अनरीजनेबल हेटर टुवर्ड्स अदर, मतलब बिना रीजन के वो किसी से भी नफरत करने लगता है। आइडेंटिटी क्राइसिस मतलब कि जो आपने देखा होगा कि इस तरह के बच्चों को इस तरह की प्रॉब्लम फेस करनी होती है कि किसी काम के लिए तो उसको बोला जाता है कि वो भी बच्चा है, और किसी काम के लिए बोला जाता है कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं ले सकते, आप इतने बड़े हो गए हो। तो वो इसी चीज को आइडेंटिफाई करने में रह जाता है कि मैं बच्चा हूँ या मैं बड़ा हो चुका हूँ। तो इस तरह की प्रॉब्लम जो है बच्चे को देखने को बहुत मिलती है। इंटेंस इंटीमेसी विद अदर्स, आइसोलेशंस की, जैसे कभी आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे जो है वो सबसे अलग अलग रहने लगते हैं। पीयर प्रेशर, उनके पीयर का प्रेशर उनके ऊपर बहुत ज्यादा होता है और सबसे ज्यादा जो इस चीज में फेस करना पड़ता है वो होता है सेक्सुअल एब्यूज। नेक्स्ट बात करें हम कुछ एजुकेशनल प्रॉब्लम्स के बारे में जो कि एडोलसेंस को देखने को मिलती है। टेंशन ऑफ अटेंडिंग द क्लासेस, क्लासेस को अटेंड करने का उनका मन नहीं होता है लेकिन उनको अटेंड करनी पड़ती है। फियर अबाउट फेलियर इन एग्जामिनेशन, इस टाइम का बच्चा जो है वो 10th और 12th तक आ जाता है और उसको जो है बहुत ज़्यादा फियर होता है एग्ज़ाम में फेल होने का। फियर एंड कंसर्न अबाउट फ्यूचर कैरियर, यहाँ पे वो अपने फ्यूचर के बारे में भी सोचना शुरू कर देता है। मिसकंसेप्शन अबाउट टीचर्स, टीचर्स के बारे में मिसकंसेप्शन इस स्टेज की बहुत बड़ी एजुकेशनल प्रॉब्लम है। इंफॉर्मेशन ओवरलोड, यानी इसको इस चीज़ का हेडेक बहुत रहता है कि बहुत सारे कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी है और वो इतनी ओवरलोड हो जाती है कि बच्चा जो है बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस करता है। तो थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट हम अपनी क्लास में किसी अलग टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। आई होप कि आप लोगों को जो है लेसन बहुत पसंद आया होगा। थैंक यू अगेन। हमारी टेस्ट सीरीज़, स्टडी मटेरियल या स्पेशल क्लासरूम कोर्स के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट kushmanda.com पर, या हमारे हेल्पलाइन नंबरों पर भी कॉल करके आप सारी डिटेल पता कर सकते हैं। सो वेट फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो।